नमस्कार दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और आपके पास पेपर कोड है MEC 106, तो उसका हम पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं यूनिट 3 के अंदर, यानी कि ब्लॉक 1 यूनिट 3 के अंदर एक टॉपिक हमारा लगता है न्याय का सिद्धांत। तो दोस्तों ये वीडियो हमने इंग्लिश में भी बनाई हुई है, हिंदी मीडियम में भी बनाई हुई है। तो न्याय के सिद्धांत की बात करें, देखिए न्याय बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। न्याय का सिद्धांत क्या समझाने की कोशिश करेगा आपसे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आय है 1 लाख रुपए और एक व्यक्ति की जो दूसरे व्यक्ति की जो आय है मान लीजिए वो 10,000 रुपए, तो क्या ये न्यायशील रहेगा? क्या ये न्यायशील रहेगा कि इससे हम क्या करते हैं, कुछ पैसे लेकर इसको ट्रांसफर कर दें? यानी कि हम क्या करते हैं, इसको इससे 45,000 रुपये इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसके पास ही 45,000 बचेंगे। या मान लीजिए 45,000 की जगह हम इसे 40,000 ले लेते हैं, कुछ भी पैसा ले लेते हैं। यानी कि अगर हम इससे 45 ले लेते हैं तो इसके पास बचेंगे, चलिए मान लीजिए 55, और इसके पास भी 55,000 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा करना न्यायपूर्ण है? क्या ये चीज़ न्यायपूर्ण है? इसको भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या एक व्यक्ति से पैसा लेकर अब दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या इससे अर्थव्यवस्था में, समाज में न्यायशीलता क्रिएट हो जाएगी? यानी कि क्या न्यायशीलता का मतलब केवल और केवल लोगों की आय को ट्रांसफर करना भी है, या न्यायशीलता के लिए हमें कुछ और भी तत्व होने चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो भाई अगर मान लीजिए मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा किसी गरीब आदमी को दे दिया जाएगा तो भाई मैं तो काम करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी एफर्ट है। एक व्यक्ति एफर्ट कर नहीं रहा, एक व्यक्ति अपने रात को सो रहा है, दिन में सो रहा है, आराम कर रहा है, और मैं आपके लिए मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये हमेशा चाहूँगा कि, या मैं मान लीजिए काम कर रहा हूँ, या डॉक्टर काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो यही तो इसलिए तो काम कर रहा है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति उन लोगों से बेहतर हो जो काम नहीं कर रहे। तो अर्थशास्त्र में या पब्लिक इकोनॉमिक्स में हमें यह भी पढ़ना पड़ता है कि आखिरकार जो नियम या जो पॉलिसी गवर्नमेंट उठा रही है, क्या वास्तव में वो न्याय में वृद्धि करेगी या वो भी तर्कपूर्ण अन्यायपूर्ण हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को इसी विचारधारा के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आर्थिक न्याय को अक्सर आय की असमानता के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि उनका मानना है कि अगर आय में असमानता है तो आर्थिक न्याय नहीं है, और आर्थिक आय में समानता है तो आर्थिक न्याय है। लेकिन क्या आय की असमानता एक पर्याप्त इंडिकेटर है जिससे ये पता चले कि एक देश में कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, असमान न्याय है कि नहीं है? क्योंकि आय का अंतर व्यक्ति की जरूरतों, प्रयासों और कौशल पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है वो ज़्यादा काम करेगा, एक व्यक्ति जो कम जरूरतमंद है वो कम काम करेगा। तो कोई व्यक्ति कितना काम करेगा वो उसकी ज़रूरतों पे भी डिपेंड करता है, उसके प्रयासों पे भी डिपेंड करता है, उसके कौशल पे भी डिपेंड करता है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्ति एक दूसरे के साथ काम करती है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था उपयोगिता और व्यक्तिगत पसंद को महत्व दिया गया है। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था में हमेशा उपयोगिता को महत्व दिया गया है, लेकिन उपयोगिता भी न्याय का इंडिकेटर नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आय और उपयोगिता दोनों के दोनों का समान बंटवारा ये एक तरीके से न्याय का इंडिकेटर नहीं है। इसलिए अगर हमें न्याय के कंसेप्ट को समझना है तो हमें मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, केवल आय और उपयोगिता से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ तक आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ये वाली बात कि आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर आय का समान वितरण कर दिया जाए तो इसको न्यायशील कहा जाएगा, या सभी व्यक्तियों में समान उपयोगिता बांट दिया जाए तो भी ये न्यायशील कहा जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एफर्ट कर रहा है, एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, और उससे कहा जाए कि भाई तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा या उतनी ही वस्तु मिलेगी जितना कि उस व्यक्ति को मिलेगी जो काम नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो ना काम करने वाला है उसको मोटिवेशन मिलेगा काम ना करने का, और काम करने वाले को भी मोटिवेशन मिलेगा कि काम ना करने का। तो इसलिए किसी भी समाज में न्याय तभी कहलाएगा जब जो व्यक्ति अधिक काम करता है तो उसको अधिक सुविधाएं मिले, अधिक उपयोगिता मिले, अधिक आय मिले, और जो कम काम करता है उसको कम आय मिले। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना भाई, ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है जो काम कर नहीं पा रहा है, वो पिछड़ गया है, तो उसको भी तो आपको अपबिंग करना ही पड़ेगा। तो सरकार के सामने ये समस्या होती है कि आखिरकार किस तरीके से अर्थव्यवस्था में न्यायोचित वितरण किया जाए। तो इसके ऊपर कुछ सिद्धांत है जिसको हम रॉल्स का सिद्धांत कहते हैं, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाले हैं। एक और सिद्धांत है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं,
नॉजिक का सिद्धांत, इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में या आप कह सकते हो आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन वो वाली वीडियो तो आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ही मिलेगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर रहे हैं, सॉरी विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर ले। और ये महाविद्या इकोनॉमिक्स ट्रस्ट के अधीन काम करती है, महाविद्या जन कल्याण ट्रस्ट के अधीन काम करती है। दोस्तों बात करते हैं जॉन रॉयल्स ने अपनी पुस्तक जॉन रॉयल्स का सिद्धांत है न्याय के ऊपर, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जॉन रॉयल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो न्याय, समानता और नैतिकता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। तो उनका ये मानना था किस तरीके से न्याय को स्थापित किया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जॉन रॉयल्स ने न्याय के सिद्धांत को एक गहन दार्शनिक अवधारणा है जो एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहां न्याय, समानता और नैतिकता सर्वोच्चतम हो। देखिए उनका एक मेथड है, मैं आपको मेथड समझा देता हूं। मान लीजिए मैं हूं एक पुरुष और उसमें भी मान लीजिए मैं सामान्य जाति से हूं, ठीक है जी। इसके अलावा मेरा जो इलाका है, मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे नीति बनाने की सुविधा मिल जाए, मुझे कोई नीति बनाने की सुविधा मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी नीतियाँ बनाने की कोशिश करूँगा जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को अधिक सुविधा दे, जो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को अधिक सुविधा दे या पुरुषों को अधिक सुविधा दे। यानी कि मैं बाइस्ड हो सकता हूँ जब नीतियाँ बनाते समय। तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहाँ पे ना तो कोई पुरुष महिला की आइडेंटिटी हो, ना सामान्य वर्ग और पिछड़ी जातियों की कोई आइडेंटिटी हो, ना दिल्ली की, ना एनसीआर की, ना किसी यूपी बिहार की आइडेंटिटी हो। यानी कि वो सभी प्रकार की आइडेंटिटी को समाप्त करने की सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होगा वो एक ऐसी नीतियों का पालन करेगा, ऐसी नीति निर्माण करेगा जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। यानी कि ये टॉपिक ये कहने की कोशिश करता है कि अगर हम सभी को समान रूप से उपयोगिता प्रदान करना चाहते हैं, समान रूप से एक ऐसी नीति बनाना चाहते हैं जो सभी के लिए समान उपयोगी हो, तो समाज के अंदर जितनी भी आप कह सकते हो असमानताएं, आपको एक बार उनको समान रूप से समाप्त करना पड़ेगा और उसके बाद आप नीति बनाओगे तो आप बेटर तरीके से नीति बना सकते हो। तो उन्होंने कहा कि रॉयल्स का मानना था कि जीवन में व्यक्ति ही सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति या जन्म जैसे तत्वों उसकी अपनी पसंद को तय नहीं करते बल्कि पूरी तरह भाग्य और प्रकृति पर आधारित होता है। इस प्राकृतिक असमानता, यानी कि आपकी प्राकृतिक असमानता, आपने कहाँ जन्म लिया, आप किसके घर में पैदा हुए, ये केवल आपकी आर्थिक स्थिति डिसाइड नहीं करती, लिंग डिसाइड नहीं करता, जाति डिसाइड नहीं करती, जन्म डिसाइड नहीं करता, बल्कि और भी बहुत सारी तत्व डिसाइड करते हैं। तो इसको मिटाने के लिए उन्होंने काल्पनिक स्थिति की बात की। काल्पनिक स्थिति, जैसा कि मैंने आपको बताया, काल्पनिक स्थिति का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति की अपनी कोई सामाजिक पहचान नहीं होती, व्यक्ति की कोई आर्थिक पहचान नहीं होती, और इसको उन्होंने अज्ञान का आवरण नाम दिया। इस स्थिति में कोई यह नहीं जानता कि वह समाज की किस स्थिति में है, यानी कि अमीर है या गरीब है, वो ये भी नहीं जानता कि महिला या पुरुष है, वो ये भी नहीं जानता कि उच्च और निम्न है। ऐसा व्यक्ति अगर मिलकर नियम बनाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को नियम बनाना है तो सबसे पहले उसको इस बात की ख्याल करना पड़ेगा कि उसको बाइसनेस छोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई जज है, जज कभी किसी सीट पे बैठता है तो डेफिनेटली अगर वो सही फैसला देना चाहता है तो उसको ना तो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति गरीब है या अमीर है, ना उसको ये देखना चाहिए कि पुरुष है या महिला है, ना ये देखना चाहिए वो किस जाति से है, तभी तो एक जज अच्छा फैसला ले पाएगा। इसी तरीके से जो नीति निर्माण करने वाले हैं, अगर वो इस तरीके के भेदों को मिटा दें और तब जाके वो कोई नीतिगत फैसला ले तो वो न्याय की दृष्टि से तर्कपूर्ण कहा जाएगा, ऐसा उनका ये मानना था। रॉल्स के अनुसार हर व्यक्ति कुछ मौलिक चीज़ों की इच्छा करता है जिन्होंने से प्राइमरी गुड्स का, यानी कि हर व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, आय और संपत्ति होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, ये सभी वस्तुएं हर किसी को समान रूप से मिलनी चाहिए। ये रॉल्स का विचार है, ठीक है जी। रॉल्स का विचार है कि ये सभी चीज़ें समान रूप से मिलनी चाहिए। रॉल्स निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देते हैं, लेकिन उनका यह मानते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्रता की सीमाएं होती है, यानी कि उनका मानना था कि निजी संपत्ति होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक, एक सीमा तक। देखिए दो विपरीत विचारों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रॉयल्स की बात कर रहे हैं। रॉयल्स का मानना था कि जब भी कोई नीति निर्माण करने वाला हो
उसको सबसे पहले इस नीति निर्माण करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक तटस्थ होकर नीतिगत फैसला ले। साथ ही साथ उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति के पास जो प्राइमरी गुड्स हैं, उन्होंने नाम दिया प्राइमरी गुड्स। जैसे प्राइमरी गुड्स के अंदर क्या रखा, अधिकार, शक्ति, पावर जिसे बोला जाता है, इनकम, वेल्थ, ये सब चीज़ें लोगों के पास समान रूप से होनी चाहिए। हालांकि वो मानते थे कि कुछ निजी संपत्ति हो सकती है, लेकिन निजी संपत्ति की एक सीमा होनी चाहिए। रॉल्स के अनुसार न्याय की स्थापना दो सिद्धांतों पर की जानी चाहिए। सबसे पहला समान स्वतंत्रता की सिद्धांत, जो कहता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, संपत्ति और विधि समक्ष समानता जैसे बुनियादी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि वो समानता की बात करते हैं। दूसरा असमानता का सिद्धांत, इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको अधिक अवसर दिए जाने चाहिए और जो ऑलरेडी अप है उसको कम अवसर दिए जाने चाहिए। उसको भी उन्होंने असमानता का सिद्धांत कहा। बेसिकली समानता का सिद्धांत कहता है कि सभी को बराबर बराबर चीजें मिलनी चाहिए। असमानता का सिद्धांत कहता है कि जो पिछड़ गया है उसको अधिक अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि एक तरीके से ये इसी को न्यायपूर्ण या न्याय मानते थे। रॉल्स शिक्षा, अच्छा, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना। रॉयल्स के अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सुझाव देते हैं कि सरकार को सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकार अधिकतम क्षमता तक पहुंच सके, यानी कि जो भी वो यूज कर रहा है उसको अधिकतम क्षमता तक पहुंच सके। उनके अनुसार संसाधनों का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण आवश्यक है, यानी कि अमीर व्यक्ति पर अधिक कर, गरीब व्यक्ति को अधिक आर्थिक सहायता, इसको उन्होंने न्याय कहा। रॉल्स का ये विचार है ताकि समाज को बढ़ावा दिया जा सके। वे यह भी मानते थे कि निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह अधिकार दूसरों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में बाधा नहीं डालनी चाहिए। रॉल्स का सिद्धांत का मूल उद्देश्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि समाज में सबसे अधिक गरीब और कमजोर व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो सके। यही वास्तविक न्याय और नैतिकता का आदर्श सिद्धांत है। यानी कि अगर हम इसको एनालाइज करें, इसको समराइज करें, तो उनका यह मानना था कि देश के अंदर, समाज के अंदर जितनी भी असमानता है वो समाप्त होनी चाहिए, आय का पुनर्वितरण होना चाहिए, अमीर व्यक्ति से गरीब व्यक्ति के पास पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये विचार पूरी तरीके से उपयुक्त हो ये नहीं है, क्योंकि अगला जो विचार हम पढ़ने वाले हैं उसमें इस पूरे के पूरे टॉपिक की आलोचना भी की जाएगी। यही वास्तविक न्याय और नैतिकता का आदर्श रूप है, यानी कि आप पैसा अमीरों से लेकर गरीबों को बांट दो, यही न्याय कहलाएगा, जिसे हर कोई स्वीकार करेगा और यह अज्ञान का आवरण की तरह निर्णय ले रहा है। इस दृष्टिकोण से सरकारी नीतियां और संस्थाओं को समाज के सामूहिक हित में पुनर्वितरण और कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अगर समराइज करूं, देखिए बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि आपकी इग्नू की बुक में कुछ टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है तो डेफिनेटली उसी बुक का रेफरेंस यूज किया तो इस तरीके की लैंग्वेज निकल के आई है। लेकिन अगर मैं जो समराइज कर रहा हूं, मैं अगर आपको बताऊं कि इस टॉपिक क्या कहना चाहता है, तो ये टॉपिक सिंपल कहना चाह रहा है कि भैया न्यायोचित वितरण करना है तो हमें गरीब व्यक्तियों को अधिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी और अमीर व्यक्तियों को अधिक कर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आय का पुनर्वितरण होगा। आय का पुनर्वितरण होगा तो समाज में न्यायशीलता आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूं मैं आपको, आगे हम कंटिन्यू कराने वाले हैं ये वाला टॉपिक, इसी वीडियो में कराएंगे, लेकिन वो आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। एबी के लिए इतना ही, थैंक यू। तक हमने जो सिद्धांत पढ़ा उसके बिल्कुल विपरीत जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था नॉजिक के सिद्धांत ने। नॉजिक थ्योरी कहते हैं इसको। रॉबर्ट नॉजिक, जो कि एक दार्शनिक थे, ने न्याय की अवधारणा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों के दृष्टिकोण से परिभाषित किया। यानी कि उनका ये मानना था कि न्याय सिद्धांत की तरह किसी विशेष वितरणात्मक पैटर्न या पुनर्वितरण को न्याय संगत नहीं मानते। यानी कि अमीरों से पैसा लेकर आप गरीबों को बांट रहे हो और लगातार बांटे जा रहे हो, ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आप अमीरों का पैसा गरीबों को बांटोगे तो ये उस व्यक्ति की मेहनत पर चोट है जिसने जायज तरीके से पैसा इकट्ठा किया है। तो ये विचार कहता है कि आय का पुनर्वितरण हमें नहीं करना चाहिए। इसकी भी ठीक है, इसके विपरीत नॉजिक का तर्क है। ये यहाँ पे समझिए रॉल्स का जो विचार, रॉल्स हम पढ़ चुके हैं, रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के तहत किसी विशेष वितरणात्मक पैटर्न, अच्छा, इसके विपरीत नॉजिक का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को उचित तरीके से प्राप्त किया, ये नॉजिक का तर्क याद रखिएगा। नॉजिक का तर्क क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को उचित तरीके से प्राप्त किया, यानी कि वैध अर्जन किया है और वैध विनिमय के जरिए, तो उस संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए और कोई भी राज्य या अन्य उसे छीनना नहीं जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सही तरीके से संपत्ति अर्जन की है, सही तरीके से उसका हस्तांतरण हुआ है, तो राज्य को या किसी और व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए। नॉजिक ने इसके अधिकार सिद्धांत का नाम दिया। नॉजिक ने इसको क्या बोला? अधिकार सिद्धांत।
प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 3 न्याय सिद्धांत के आधार पर संसाधनों का न्यायोचित वितरण निर्धारित होता है। सबसे पहला प्रारंभिक अधिग्रहण का सिद्धांत, वो कहता है कि मान लीजिए एक जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। भाई ये सिद्धांत उस समय बना होगा जब जमीन की कोई कीमत नहीं होगी, सब पूरी की पूरी जमीन बंजर हुआ होगी। तो उनका ये मानना था कि अगर कोई जगह बेकार पड़ी हुई है, व्यर्थ पड़ी हुई है और कोई व्यक्ति उसको उपजाऊ बनाता है, अपनी खेती के लिए प्रयोग करता है, तो ये उसका वैध अधिकार है। यानी कि व्यक्ति को उस संपत्ति पर अधिकार है जो उसने न्याय संगत और बिना किसी के अधिकार का उल्लंघन किए अर्जन किया हो। यानी कि अगर मान लीजिए राम है, राम क्या करता है, एक बंजर जमीन पर मेहनत करके खेती करता है, तो चूंकि वह जमीन पहले किसी की नहीं थी, तो राम पर उसको उपयोग करने का और उस पर अपने अधिकार बनाने का पूरा हक है। यानी कि देखिए, अब तो जमीन का एक टुकड़े के लिए लोग मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जब ये सिद्धांत बना हो तब इस तरीके का रहा हो कि बहुत बड़ी मात्रा में जमीन थी, जो जिस जगह पर पहले खाली जमीन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, किसी का अधिकार नहीं है, आपने अपना फावड़ा चलाया, आपने उसे खोता और आपने कहा कि भाई अब ये मेरी है। तो उस तरीके का जो अधिकार है उसको उन्होंने वैध अधिकार कहा। दूसरा का उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए आपने वैध तरीके से जमीन खरीदी है किसी से, या कोई भी संपत्ति खरीदी है, मान लीजिए आपने क्या किया, जमीन खरीदी, पैसा पेमेंट किया, तो उस पर आपका अधिकार हो गया। त्रुटि सुधार सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से कोई संपत्ति ली है, तो सरकार का ये कर्तव्य है कि उसको न्याय संगत तरीके से उसको सुधारा जाए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने जबरदस्ती किसी की जमीन हत्या ली है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आय का पुनर्वितरण करे और गरीब व्यक्ति जो नाजायज हक है उससे जमीन लेकर जायज हक वाले को दे। यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, लेकिन सरकार की भूमिका केवल और केवल मार्गदर्शक के रूप में वो ले रहे हैं। यानी कि सरकार का रोल है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अगर किसी ने किसी का अधिकार छीना है तो उसको पुनः स्थापित करना। यानी कि नौजिक का यह मानना था कि राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिए, केवल नागरिकों की रक्षा करना, अनुबंधों का पालन कराना, धोखाधड़ी से सुरक्षा करना ही तक सीमित रहना चाहिए, जिसको उन्होंने मिनिमल स्टेट कहा। मिनिमल स्टेट का मतलब है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में देश के समाज के अर्थव्यवस्था के अंदर मिनिमम रोल प्ले करना चाहिए। सरकार को केवल रोल प्ले करना चाहिए किस में, नागरिकों की रक्षा करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई अनुबंध हुआ है तो उसको सही तरीके से पालन हो इस बात का, और धोखाधड़ी से जनता की सुरक्षा की जा सके। इस तरीके का जो विचार है वो रखा गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पुनर्वितरण नीतियों जैसे प्रगतिशील कराधान या कल्याणकारी योजनाओं का प्रयोग सरकार को नहीं करना चाहिए। यानी कि उनका ये मानना था कि सरकार को किसी भी तरीके से कल्याणकारी योजना या प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार ऐसी नीतियां किसी व्यक्ति के आत्म मालिकाना अतिक्रमण होंगी, यानी कि जिसने पैसा कमाया उसके ऊपर अतिक्रमण होंगी। नौजिक यह भी मानते थे कि व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक गुण या विरासत में मिली संपत्ति पर अधिकार है, चाहे उसने उसको अर्जन किया हो या ना किया हो। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने मेहनत कर रहा हूं, तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, ताकि अपनी सक्सेसिव जो भी जनरेशन है उसको लिए संपत्ति दे सकूं, तो वो उसका हक है। भाई उसने कोई संपत्ति अर्जन की है, उसके पिताजी ने की, मान लीजिए किसी व्यक्ति के या दादा ने की, तो उसने जायज तरीके से अगर संपत्ति हक की है, तो जो नौजिल है वो उस पर किसी भी तरीके से कर लगाने के खिलाफ थे। यदि कोई व्यक्ति जन्म से किसी विशेष प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, तो उस पर भी अगर उसने कोई संपत्ति अर्जन की है तो उस पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। रॉल्स जहां इस बात पर जोर देते थे कि प्रतिभा से उत्पन्न, रॉल्स मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि प्रतिभा से उत्पन्न लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने प्रतिभा से कोई पैसा कमाया है तो इसका लाभ सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वही नौजिल इसे अन्याय मानते हैं। उनका मानना है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो टीचिंग कर रहा है, तो उसका अधिकार आप किसी गरीब व्यक्ति को कैसे दे दोगे, ये तो पूरी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है। यानी कि उनके अनुसार यदि हम किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के संपत्ति इस आधार पर चुनते हैं कि वह दूसरों की मदद करे, तो यह उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति के इस अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए राज्य द्वारा कोई भी बाध्यकारी पुनर्वितरण नीति अन्यायपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंक्लूजन निकालना है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं। देखिए एक मिनट, हाँ यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपके रॉल्स थे वो बात करते हैं आय एवं संपत्ति के पुनर्वितरण की, और इसको उन्होंने न्याय कहा। जबकि अगर हम नौजिल का सिद्धांत देखें तो उनके हिसाब से आय और संपत्ति का पुनर्वितरण अन्यायपूर्ण है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे जाके इसी के बेस पर सरकार को यह फैसला करना पड़ता है कि सरकार इस नीति का पालन करे या इस नीति का पालन करे। अच्छी नीति तो वही होगी जिसमें सरकार ऐसे व्यक्तियों से मिनिमम कर वसूले जो अधिक पैसे कमाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों तक अधिक से अधिक जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो पहुंचाने का प्रयास करे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि बहुत थ्योरिकल टॉपिक है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।